हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज़, जितने भी स्टूडेंट झारखंड के हैं और कहीं ना कहीं यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन लोग के लिए एक खुशखबरी यह है कि उन लोग का ई कल्याण जो वेबसाइट है झारखंड का, वो खोल दिया गया है। पोर्टल मतलब खुल गया है। अभी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक डिटेल्स में बताऊंगा आप लोग को कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, कैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा और कब तक लास्ट डेट है। इन सभी डिटेल्स पे मैं चर्चा करूंगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और जो लोग न्यू हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के अपडेट्स भी आप तक पहुंच सके। तो गैस देखिए, जैसे कि ये मैंने ई कल्याण का साइट खोल दिया है। आप गूगल में भी कर लीजिएगा, ekalian.cgg.gov.in। इससे आप ये पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को जो लास्ट डेट जो बोला गया है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर सबमिशन कितना है आपका, 30 सितंबर 2021। ठीक है, तो 30 सितंबर तक आप लोग का लास्ट डेट है। और यहाँ पे जो है आप लोग स्टूडेंट लॉगिन में जा करके अपना जो है, यदि कोई पहले पिछले साल जो भरे हुए होंगे वो अपना स्टेटस वगैरह भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का पेमेंट आया नहीं है, ऐसा भी मुझे जानकारी आया था। और तो आप लोग अपना स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा यहाँ से। ऐसे मैं मेरे एक इसमें वीडियो भी है, आप वो वीडियो में भी रेफर कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, जो कि पीडीएफ है। इस आपका एडवर्टीजमेंट जो ई कल्याण की तरफ से दिया गया है उस पर मैं जाता हूँ और सारा बात आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये जो है झारखंड सरकार की ओर से ये विज्ञापन दिया गया है, एक तरह से एडवर्टीजमेंट दिया गया। आपका ई कल्याण की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा ये आपको। देखिए रांची को जो है, रांची से 20 तारीख को 20 जुलाई को ही पब्लिश किया गया था। और इसमें देखिए सारा विषय वही छात्रवृत्ति के लिए जो है ये लिखा गया है। तो इसमें आप देख लीजिए, सबका सिग्नेचर भी है। अच्छा, आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये जो आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो छात्रवृत्ति है ये आपका एसटी, एससी और ओबीसी के लिए ही, सिर्फ ओबीसी के ही बच्चे सिर्फ एलिजिबल होते हैं। कहने का मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए ही सिर्फ एलिजिबल होता है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो 2021 और 2021-22 सेशन के लिए देखिए ये आपका यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। तो ये छात्रवृत्ति, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि छात्रवृत्ति का जो के लिए जो आय जो बनवाना पड़ता है, देखिए आय तो आपको अपडेट करके देना पड़ेगा। 6 महीने का जो है आय होना चाहिए, 6 महीना पुराना नहीं, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 6 महीना पुराना, मान लिया जाए कि अभी जैसे अभी अगस्त या जुलाई में कहें तो हम लोग निकला है, 26 जुलाई से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो मान के चलिए कि आप लोग को एटलीस्ट फरवरी का बना हुआ, मार्च का बना हुआ, अप्रैल का बना हुआ, ये सब चाहिए। बेटर है कि आप अभी अप्लाई कर दीजिए, अभी समय है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको कितना रुपए तक का बनवाना है। तो यदि मैं बात करूँ एसटी और एससी का, तो एसटी और एससी का यदि बात करूँगा तो 2.5 लाख तक का ही आपको, 2.5 लाख से ज़्यादा आप लोग नहीं बनवा सकते, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 2.5 लाख से बिलो होना चाहिए। और यदि मैं बात करूँ कि ओबीसी लोगों के लिए, तो 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा का आय नहीं होना चाहिए, वरना आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अब आपको जो आवेदन करना है वो ई कल्याण का जो जो वेबसाइट है, ये ई कल्याण का वेबसाइट, इस पर ही जा करके आपको सारा डिटेल्स अपलोड करने हैं। अपना नाम, पापा का ऑक्यूपेशन जितना हो गया, मदर्स का ऑक्यूपेशन, मदर्स नाम, फिर उसके बाद एड्रेस, ये वो सारा कुछ देना है। और स्कैन कॉपी आप लोग को देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं पास में, जब आप फॉर्म भरिएगा उस टाइम में आपको क्या क्या चीज़ देना है। स्कैन कॉपी करना है और कितना साइज होना, देखिए 150 KB तक का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप। कितना रहना चाहिए, 150 KB तक का ही जो साइज़ है उन सब डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए। अब देखिए मैं बात करता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है। पहले तो आपको ऑनलाइन जो आप फॉर्म जो भरिएगा ई कल्याण में जाकर के, डिटेल्स आपका जो भी है, ठीक है, सारे डिटेल्स को भरने के बाद प्रिंट कर लेना है उन डिटेल्स को। ठीक है, प्रिंट करके उसको, उसका भी एक आपको स्कैन कर लेना है, क्योंकि उसको भी फिर से अपलोड किया जाता है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, जो फॉर्म आप भरे, फॉर्म का प्रिंट का स्कैन कॉपी। उसके बाद फिर इनकम सर्टिफिकेट देख लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट जो है कहाँ से बना होना चाहिए, अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति, उसका भी स्कैन कॉपी। अच्छा, स्कैन मूल प्रति क्यों बोला जा रहा है, मूल प्रति में आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ब्लैक एंड वाइट जो है आप प्रिंट करा लिए और फिर उसको जो है स्कैन करके डाल दिए, नहीं। आपको यदि कलर देते हैं, कलर ही स्कैन यदि करवाएं आप, तो वो मूल प्रति में आएगा। लेकिन यदि ब्लैक एंड वाइट है, उसको स्कैन करा के अपलोड कीजिएगा तो फिर आपको जो है वहाँ पे आपको पेंडिंग लगा देगा, फिर से आपको बोला जाएगा कि ओरिजिनल आप ये कीजिए, अपलोड कीजिए। यदि आपके पास ब्लैक एंड वाइट है तो आप सेल्फ अटेस्टेड उसमें लिख दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड, और उसके बाद फिर आप अपलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आप कलर वाला बेटर होगा, कलर वाला ही स्कैन करके अपलोड कीजिए। चलिए दूसरा पॉइंट आप लोग समझ गए। आप तीसरा पॉइंट देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट वही अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त स्तर पर डीसी लेवल का, ये आपको अपलोड करना है, इसका भी मूल प्रति। उसके बाद फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट,
अब देखिए ये सब ये ज़रूरी, बहुत बेहद ज़रूरी है तीनों, क्योंकि इसका जो है सर्टिफिकेट नंबर भी आपसे मांगा जाता है जब आप फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो आप पहले बेटर होगा कि इन तीनों सर्टिफिकेट्स का अरेंजमेंट आप कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरने जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपसे जब नंबर पूछा जाएगा, आपसे कास्ट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा या रेसिडेंशियल या इनकम पूछा जाएगा, तो आपके पास नहीं होगा तो आप गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपका फिर से पेंडिंग होगा। इसलिए बेटर है कि आप इन तीनों चीज़ों को बनवा लीजिए, उसको अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो रेसिडेंशियल भी आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। देखिए अब इसमें सबसे मेन कंडीशन तो है आपको इनकम वाले में। ठीक है, इनकम वाले में आपका 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कास्ट और रेसिडेंशियल ये 1 साल 2 साल पुराना चल सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन आपको जो प्रज्ञा केंद्र में जो बनाया जाता है वो डिजिटल वाला, डिजिटल सिग्नेचर वाला वही वाला बनवाना है, वही वाला ही अपलोड करना है। हालांकि आजकल तो झारखंड में वही वाला चलता है। अब 2 साल पुराना 3 साल पुराना दीजिए, अब ये तो मेरे ख्याल से 4-5 साल से ये वो पहले अब फिजिकली वाला सिस्टम हट चुका है, अब प्रज्ञा केंद्र में डिजिटल सिग्नेचर वाला ही बनता है। खैर चलिए, अब ये जब डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके पास, देन आप लोग को जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसमें कि फ़ी स्ट्रक्चर भी होना चाहिए कि इतना फ़ी स्ट्रक्चर है, इस कॉलेज में ये बच्चा पढ़ रहा है या इस स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है वर्तमान सत्र का। जैसे अभी जो है आप लोग जो जो भी आप लोग सेशन में हैं, ओके, जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो ये निकाला गया 21-22 सेशन के लिए, ठीक ना, तो 21-22 सेशन का आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके, उसमें फी स्ट्रक्चर भी मेंशन होना चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट में, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद यदि आप लोग पिछले वर्ष, जैसे अब फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक है, फ्रेशर हैं, इसी वर्ष एडमिशन लिए हैं, तो उनको तो कुछ यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर मार्कशीट में आप क्या दीजिएगा। मान लेते हैं कि आप इस बार 12th में गए, ठीक है, इस बार आप 12th में गए तो आप 12th का आपको स्कॉलरशिप चाहिए। हाँ, तो 11th में जो आपको मार्कशीट था, आप जो पास किए हैं, तो उसका 11th का मार्कशीट यहाँ पे ये जो आपको 6 नंबर में अपलोड करना होता है। ठीक है, और अभी प्रमाणित प्रति करना है। ठीक है, इसको अटेस्टेड किया हुआ अपलोड करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई न्यू कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं, लाइक बीएससी पार्ट 1 में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, इस साल 21-22 सेशन में आप बीएससी पार्ट 1 में आप एडमिशन ले रहे हैं, या 11th स्टैंडर्ड में आप एडमिशन ले रहे हैं, 10th पास, अभी भी रिजल्ट भी आया हुआ है, 10th 12th का आ गया है, सीबीएसई बोर्ड सबका आ गया है, तो आप न्यू सेशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको जो जिस जिस क्लास में आप पास हुए हैं उसका आपको मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, ऑप्शन ये आपको जो है 5वां 6ठा अति में। ठीक, तो हालांकि इस बार बहुत ही अर्ली निकाल दिया गया है। अब ये गवर्नमेंट का क्या स्थिति है बता नहीं सकते हैं हम, क्योंकि देखिए पिछले साल तो बहुत बच्चे का छूट गया था, उन्होंने जो लास्ट डेट दिया उसको फिर उन्होंने लास्ट बीएड वाले बहुत बच्चों का जो है वो फॉर्म भी नहीं भर पाए थे। ठीक है, ये स्कॉलरशिप का अब इस बार बहुत ही जल्दी निकाल दिया गया है। अभी अभी जस्ट बच्चे पास किए हैं, रिजल्ट आया है, अभी वो लोग एडमिशन लेंगे, उसके बाद फिर ये स्कॉलरशिप का अप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा है। अभी देखिए ये 30 सितंबर तक तो डेट, हालांकि बहुत बहुत अच्छा खासा समय दे दिया गया, तो इतने दिनों में तो आप लोग सभी जितने हैं सभी आप लोग एडमिशन ले करके बोनाफाइड स्कूल्स या फिर कॉलेज जहाँ भी एडमिशन आप लेते हैं वहाँ से इशू करा के आप ये जाति निवासी सब बनवा करके आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा खासा समय है, तो एडमिशन जहाँ जहाँ भी अपना ले लीजिए और फिर वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर के आप लोग इस चीज़ को अप्लाई कर दीजिए, ई कल्याण को। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब जो 7वां नंबर है वो आपको पासबुक खाता जो है आपका पासबुक, उसका पहला पेज जो होता है जिसमें कि अकाउंट नंबर IFSC कोड लिखा हुआ होना चाहिए, वो सब चीज़ वाला मतलब वो आपको उसका भी एक स्कैन कॉपी रख लेना है। जब आप फॉर्म भरिएगा उस टाइम आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब अकाउंट नंबर के साथ साथ IFSC कोड आपका नाम रहना चाहिए, फादर्स नेम रहना चाहिए, एड्रेस रहना चाहिए, वो वाला पेज, फर्स्ट वाला पेज जिसमें फोटो भी आपका रहता है। ठीक है, फोटो नहीं भी है तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बैंक का मोहर वगैरह सब रहना चाहिए। दूसरी बात कि जो जो अकाउंट जब का जो आपका बैंक है, जो आपका पासबुक है वो, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से जरूर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जो पैसा भेजा जाएगा वो आधार कार्ड में ही भेजा जाता है, आधार कार्ड नंबर पर भेजा जाता है, तो फिर वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, तो इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा, और अकाउंट आधार लिंक्ड वाला ही आप अकाउंट नंबर जरूर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ कुछ कुछ महत्वपूर्ण डेट्स है, इस डेट्स को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन। देखिए अब नए शिक्षण संस्थान है जैसे, ओके, न्यू जो एडुकेशनल आपका इंस्टीट्यूट सब जैसे खुला है मान लीजिए, तो उनको भी ई कल्याण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, तो उनके लिए जो डेट है वो 26 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक उनको डेट दिया गया है कि वो अपना जो इंस्टीट्यूट है, वो अपना स्कूल है, मान लीजिए कोई किन्होंने प्राइवेट स्कूल खोला या फिर प्राइवेट कॉलेज खोला है, DLED का, BEd का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उनको
झारखंड यदि अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट उनके बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भी तो स्कॉलरशिप चाहिए। तो जब तक उनका कॉलेज ई कल्याण से जब तक वेरीफाइड नहीं होगा तब तक उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसलिए खासकर प्रिंसिपल जो हैं जैसे कि उस स्कूल या फिर नए संस्थान के, उनका ये कर्तव्य है कि ये जो है इस डेट के अंदर अपना कॉलेज को ई कल्याण पोर्टल से लिंक करवा दे, जुड़वा दे। चलिए, अब रही बात छात्रों के लिए, तो छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो 26 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक डेट है। ओके, अब देखिए शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन। ओके, अब इंस्टीट्यूट द्वारा जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ से आपका वेरिफिकेशन होता है पहले, तो वो 17/8 से लेकर के 20/10 तक डेट दिया गया है। मतलब 17 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक ये डेट है। तो देखिए ये सारी बातें थी, आप लोग को मैंने समझा दिया। अब ये यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर को पे भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये एक तो मेल आईडी है ये वाला, आपको helpdesk@gmail.com। ओके, वेबसाइट आपका ये हो गया ekalyan.cgg.gov.in। और ये जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, देखिए 04023120591 या फिर 04023120592 या फिर 04023120593। तो इन पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना कुछ डाउट्स वगैरह होता है तो। और आप लोग को यदि कुछ डाउट्स है तो मुझसे भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके आप मुझसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग को मैंने बताया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे और कुछ बातें आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेके आप विशेष में पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा और इसमें विशेष कुछ बोला नहीं गया है। तो ये आप 10th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं, चाहे कोई भी शिक्षण माध्यम से जुड़े हुए बच्चे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये छात्रवृत्ति का सुविधा झारखंड सरकार की ओर से दिया जाता है। तो आप इस छात्रवृत्ति का जरूर लाभ उठाइए, और डेट जो है सीमित है, तो उस सीमित टाइम में आप अप्लाई भी कीजिए, तभी आपको ये हो पाएगा। देखिए, अब पोस्ट मैट्रिक जो हो गया विद इन स्टेट, पोस्ट मैट्रिक मतलब कि मैट्रिक के बाद का हो गया, प्री मैट्रिक हो गया आपका 10th के पहले का। तो 10th के पहले वाला सेक्शन में ही आप लोग अप्लाई करना होगा, वहाँ पे है स्टूडेंट्स लॉगिन में। और फिर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, तो वहाँ पे आप जब फॉर्म भरिएगा वहाँ सब पूछा जाएगा कि आप पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट है या फिर प्री मैट्रिक है। तो 10th के यदि बाद के हैं तो पोस्ट मैट्रिक में कर दीजिएगा, और 10th के पहले हैं तो प्री मैट्रिक में कर दीजिएगा। इस तरह की बातें हैं। और आप लोग को स्टेटस देखने के लिए जो प्रोसेस है वो स्टेटस का भी जो है एंड स्क्रीन में आ जाएगा, तो वो भी आप स्टेटस देख पाइएगा। तो मतलब कि आपका जो है अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, जो पिछले साल के जो बच्चे हैं। और इस बार भी अप्लाई करने के बाद आप लोग कुछ समय के बाद अपना स्टेटस देखते रहिएगा कि आप लोग कहीं पे मतलब पेंडिंग वगैरह तो नहीं हो गया। पेंडिंग हुआ तो किस वजह से हुआ है, फिर वहाँ पे ठीक करके आप फिर रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको दीजिएगा, फिर से अप्रूवल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए गाइज़, हम लोग जो है फिर मिलेंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, और होगा तो आप लोग को एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स कहाँ कहाँ भरने हैं। तो उसके लिए आप वीडियो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को अपडेट्स और भी आती रहें इस तरह की। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा अपने साथी के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप में या फिर कॉलेज के ग्रुप में, ताकि ये सूचना उन तक भी पहुँच सके और मिल सके, और वो लोग भी फॉर्म्स को भर सके। और सारी डिटेल्स को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, सारा कब लास्ट डेट क्या है नहीं है सारा कुछ। चलिए फिर गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।